Hello students, when you feel about this topic, think about why you started. समझ गए मेरी बात को? अगर कभी आपको ऐसा लगने लगे रुक जाओ, तो ये ज़रूर सोचें कि आखिर आपने इसे शुरू क्यों किया था। सीधा सा मोटिव एक आ जाता है, लक्ष्य को ना छोड़ें और उसकी साइड बढ़ते रहें। स्टार्ट करेंगे भाई अपना। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग एक चैप्टर, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज हम आपके सामने आ गए हैं। डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, इसकी प्रॉब्लम्स है ना। एक्सेस डिमांड हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, डेफिसिट या फिर डेफिसिट डिमांड हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अच्छा ये एग्रीगेट डिमांड मल्टीप्लाई उसी का ही एक पार्ट है, समझ लीजिए। तो एग्रीगेट डिमांड आपको पता ही है, राइट। मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट्स आपने पढ़े ही थे। और अब हम आ जाते हैं किसके पास, यहाँ पर आ गए हैं हम डेफिसिट डिमांड या फिर एक्सेस डिमांड। डेफिसिट समझ रहे होंगे, डिमांड सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों को इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, डिमांड यहाँ पर कम है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है। या फिर अगर हम इसका अपोजिट लेकर के चलते हैं तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई हमारे पास कम है। दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए खराब होती है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले अभी हम आपको कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे यहाँ पर, है ना। देख, फर्स्ट आ जाता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना। ये हमने एग्रीगेट डिमांड जब शुरू किया था ना, तो हमने उसमें एक शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पढ़ाया था और हमने ये बताया था उसमें कि सब कुछ होगा लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में। एएस इजिकल टू एडी तो है, सप्लाई डिमांड के बराबर है, लेकिन कब, है ना। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कब आती है? फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आती है एएस इजिकल टू एडी विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं आपने सारे यूज कर लिए हैं फुल एफिशिएंसी के साथ। द सिचुएशन इज दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल आराम से समझे चीज़ों को, बहुत आराम से। अंडर एम्प्लॉयमेंट इसका मतलब क्या होगा, है ना। इसके आगे भी हमने एएस इजिकल टू एडी लिख दिया। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी बच्चे वही होता है, एएस इजिकल टू एडी, बट यहाँ पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा। समझ गए, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अब हाँ देखो, एक सिंपल सी अगर हम देखें, छोटा सा एक हल्का फुल्का एग्जाम्पल दे देते हैं। हल्का फुल्का टारगेट तक तो आपको पहुंचना था, है ना। जैसे आपको, जैसे माना आप पढ़ सकते थे, जैसे माना आपके पास 24 आवर्स होते हैं आपके पास पढ़ने के लिए, वो आपके फुल यूटिलाइजेशन में आ जाते हैं, है ना। आपको एक टॉपिक तैयार करना था, आपने उसको 1 घंटे में एक टॉपिक तैयार कर दिया। 23 आवर्स आप एकदम आइडियल थे वहाँ पर। आपने एएस इजिकल टू एडी तो हो गया भाई, एक ही चैप्टर तो प्रिपेयर करना था, तो एएस इजिकल टू एडी तो हो ही गया, है ना। लेकिन आपने फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया रिसोर्सेज का। 23 आवर्स थे आपके पास, आप और बेहतर कर सकते थे, आप कुछ और भी उसके साथ कर सकते थे, आपने नहीं किया। अंडर एम्प्लॉयमेंट अभी इकोनॉमी में है, एफिशिएंसी है, कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया गया। टारगेट इतना छोटा लिया गया था, समझ गए, टारगेट ही इतना छोटा ले लिया आपने कि आपने उसको जल्दी कर लिया और आपने कहा एएस इजिकल टू एडी हो तो गया भाई, बराबर बराबर दोनों चीज़ें। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं किया जाता है। समझ गए। जैसे अगर हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बताएं, देखो ये तो पता ही है ना। अच्छा देखो, जब हम एडी का कर्व बना रहे हैं, एक तो ये कर्व बना दिया और हमने एक ये कर्व बना दिया, ये है हमारा एडी जहाँ, और ये हमारा और यानी कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, जब हमने अंडर यूटिलाइजेशन किया, हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ गया, इतना इतना आपने अंडर यूटिलाइजेशन किया है। रिसोर्सेज होने के बाद भी आपने उसको यूज नहीं किया। ठीक है, एफिशिएंसी है लेकिन फिर भी नहीं किया हुआ। कौन सी सिचुएशन हो जाती है हमारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन द अंडर एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन आ जाता है अक्सर करके, आपको ये डायग्राम उसमें प्लेस करना होगा और इसको डिटेल कर देना, हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं हमारा सेकंड, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो वॉलंटरी, इसके जैसे इसके नाम से क्लियर, वॉलंटरी मन जो चीज़ जानबूझ के की जाए,
ठीक है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन होगा, अनएम्प्लॉयड पर्सन होगा, क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर काम नहीं करना चाहता, ठीक है। हमारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है और हमको अगर कम उसमें जॉब मिल रही, हम नहीं करना चाहते, डेट इज कॉल्ड वॉलंटरी। हमने जानबूझ कर जॉब नहीं लिए, है ना, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर काम नहीं करना चाहते हैं। इसके अपोजिट अगर हम चलते इनवॉलंटरी पर, तो इनवॉलंटरी ऐसा नहीं है ना, इनवॉलंटरी में आपके पास जॉब ही नहीं है ना। आप चाहते हैं, आप तो चाहते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग वेजेस रेट होगी हम उस पर काम कर लेंगे, है ना, जो भी वेजेस रेट मिलेगा हमको, हम उस पर काम कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। तो इसका मतलब इनवॉलंटरी जो होता है, ये तो बिना इच्छा वाला है ना, तो इनवॉलंटरी डायरेक्ट किससे रिलेटेड है? अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया, है ना। आप विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग रेट, जो मिल रहा है आप उस पर काम करने के लिए तैयार हैं, जो मिल रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है ना भाई, जो आपका यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप काम करना चाहते हैं, उसी एग्जिस्टिंग बेसिस रेट पे आप काम करना चाहते हैं। समझ गए, है ना। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम लेकर के आते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल एम्प्लॉयमेंट आपके सामने। So let's start our third concept, full employment and natural unemployment. Natural unemployment, ठीक है। तो ये तो दोनों अपोजिट हो गए ना भाई एक तरीके से। यहाँ तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जैसे हमने लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू एल। एस इज इक्वल टू एल मतलब सप्लाई इज इक्वल टू लेबर। अब सुनो क्या चीज, एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेजेस रेट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब जो भी रेट है उस पर सारा लेबर काम करना चाहता है, दे आर विलिंग टू वर्क, राइट। तो फिर सिचुएशन तो फिर ये कहती है ना कि इसका मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, और हम यहाँ कह रहे हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिचुएशन कभी भी नहीं हो सकती। फुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट ना, कि भाई इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी ना कहीं ना कहीं मिनिमम रेट का अनएम्प्लॉयमेंट जरूर से इकोनॉमी के अंदर होगा ही होगा, ये पता होना चाहिए आपको। अब ये कैसे, इसी ये जो मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, यही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेचुरल या फिर ये मिनिमम रेट का ये क्यों होता है, कुछ तो रीजन होते हैं ना जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि हम तो बात फुल एम्प्लॉयमेंट की कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन आती है, एक तो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो मार्केट है, सप्लाई डिमांड के हिसाब से सब काम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इकोनॉमी अप्स एंड डाउन मार्केट में लगे रहते हैं। तो जितने टाइम में हम सिचुएशन को हैंडल करेंगे उतने टाइम के लिए लेबर को अनएम्प्लॉयड होना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन सेम तो नहीं होगी ना कभी भी। जैसे कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे लेबर को हटाया गया, सिचुएशन ही ऐसी थी ना, फिर फ्रिक्शनल नहीं हो गया, है ना, इसलिए। अच्छा अब चलते हैं हम बात, इसमें हमने बताया कि हम इसको आपको दो तरीके से समझा सकते हैं। एक तो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब चेंजिंग ऑफ जॉब्स, समय समय पर जॉब को चेंज करते रहते हैं, है ना। तो समय समय पर जैसे जॉब को हमने चेंज किया, समझे मेरी बात को, बहुत एक सिंपल तरीके से समझे। हमने जॉब को छोड़ा, हमें 3 दिन बाद जॉब मिलने वाली नहीं, तो हम 3 दिन के अनएम्प्लॉयड हो गए ना, हुए ना, है ना। बस यही मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसे नेचुरल कहते हैं। ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा होगा ही होगा, आज छोड़ी कल मिली तो भी हम होल नाइट के लिए अनएम्प्लॉयड है ना, बात खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा ये क्यों क्यों हो जाता है? देखो, क्योंकि इमोबिलिटी ऑफ लेबर मूव नहीं करना चाहता है ना, जाना नहीं चाहता है, जॉब को सर्च नहीं करना चाहता है। उसके भी रीज़न हो जाते हैं कि ना रॉ मटेरियल कभी कभी, अच्छा उसके रीज़न क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती सब लोगों को। अपॉर्चुनिटी है जॉब की, जैसे सिटी में बहुत होती है क्योंकि वहाँ फर्म होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती प्रॉपर कि यहाँ जॉब है तो वो आकर के वहाँ पर जॉब ले लें, ठीक है। रॉ मटेरियल कभी कभी कम हो जाता है, रॉ मटेरियल कम हुआ, हमने लेबर को हटा दिया, उतने टाइम के लिए लेबर अनएम्प्लॉयड हो गया। और क्या हो सकता है, पावर की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर हम किस तरीके से अपनी मशीनों को ऑपरेट करेंगे, लेबर हमने हटा रखे हैं,
राइट। और क्या हो सकता है, मशीनरी का वियर एंड टीयर यानी कि डेप्रिसिएशन हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, मशीनरी ऑपरेट नहीं हो पा रही है, तो भी हमने लेबर हटा रखे हैं अपने। और क्या कर सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ वर्कर्स टू मूव, हाँ ये है, वर्कर्स की टेंडेंसी होती है कि वो जॉब ना, उनको लगता है कि आज इसको छोड़ देंगे, उससे ले लेंगे, उससे छोड़ देंगे, उससे ले लेंगे, तो वो जितने टाइम के लिए उसका बीच में गैप आता है दो जॉब के, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए। स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं हम। हमारा काम देखो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाना है, पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है आपकी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है, ये लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन सर्टेन इंडस्ट्री, ये आपका पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए लेबर का यहाँ पर एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी समझ आ रही है ना, और आप उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको जॉब मिल रही है, अदरवाइज आप पीछे हो रहे हैं। ये लिखा हुआ है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट हो रहे हैं, अदर देन लेबर के अलावा अगर प्रोडक्शन के और भी जो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, वो अगर कम हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है, तो लेबर को हटा दिया जाएगा। लेबर आर नॉट एक्सपर्ट्स, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, या फिर चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक्स में चेंजेस हो रहे हैं और हम उसके साथ यानी कि अपडेट नहीं है, हमको नई चीज़ें वो समझ में आती हैं, तो हम अनएम्प्लॉयड होंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन दो की वजह से हमेशा मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, इवन दैट देयर इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। समझ गए, ठीक है। हम इसके बाद बस हमारा यही एक वो था कॉन्सेप्ट, हम आपको समझाना था। हम तो हमारा मेन पॉइंट कहाँ जाएगा, डेफिसिट डिमांड के साइड। डेफिसिट डिमांड जैसे सिंपल, ये तो आपको पता ही है, हमने ये डिमांड हुई हमारी एग्रीगेट डिमांड, ये ई पॉइंट हो गया हमारा, जहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर हो गई, हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के, AD इज इक्वल टू AS हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से शॉर्टेज हो जाती है, कहाँ आ जाएगा, ये हो गया ई पॉइंट। समझ गए, ये जो इतना ये पोर्शन है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि डिमांड आपकी कम है और सप्लाई आपकी ज़्यादा हो रही है। अनडिजायर्ड स्टॉक आपके यहाँ रखा रहेगा। समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं डेफिसिट डिमांड के साथ। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।